बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पिक्स PSL स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में 29 मैचेस कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड लेग का आगाज़ कल से स्टार्ट हुआ, जिसमें लाहौर और कराची दोनों वेन्यूज़ पर मैचेस खेले जाएंगे और उसके बाद प्ले ऑफ का मरहला शुरू हो जाएगा, जो कि लाहौर में होना है। बहरहाल आज रेस्ट का डे है। कल दो मैचेस का डबल हेडर खेले गए कराची के रेसर स्टेडियम में, जिसमें हाई स्कोरिंग मैच थे। ये दोनों फर्स्ट बैटिंग करने वालों के लिए ये हाई स्कोरिंग मैच थे। कल था मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग, जो कि कन्विंसिंगली मुल्तान सुल्तान ने विक्ट्री अपने नाम की। मीनवाइल पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर था। दो तगड़ी टीमें थी और पेशावर ज़ल्मी ने अपना ऑरा जो है वो बरकरार रखा है और पेशावर ज़ल्मी ने ये मुसलसल 7वां मैच जीत लिया है। 8 टोटल मैचेस उन्होंने खेले, जिसमें से एक आपको पता है बारिश की नज़र हो गया था, एक पॉइंट मिल गया था दोनों टीम को। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी था और उसके बाद जो है वो बाबर आजम एंड हिज कंपनी रुकने का नाम नहीं ले रही और अभी तक जो है अनबीटन चले आ रहे हैं। टेबल को जो है वो टॉप कर रहे हैं। टेबल को टॉप तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जनाब जो इंडिविजुअली देखा जाए बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, तमाम के तमाम डिपार्टमेंट में पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। 413 रन के करीब गालिबन कौशल मेंडिस इस वक्त खेल रहे हैं, जो टॉप स्कोरर है। और मीनवाइल बाबर आजम जो है, द किंग बाबर आजम, जिन्होंने कल सेंचुरी स्कोर की है, 401 रन के साथ दूसरे नंबर पर इस टेबल में मौजूद हैं। अब बाबर आजम ने सब कुछ करके दिखा दिया। उन्होंने जनाब 100 भी कर दिया है। उन्होंने स्ट्राइक रेट की जो बातें हैं वो भी ख़त्म कर दी हैं। उन्होंने जस्ट 52 बॉल्स पर 100 रन की इनिंग्स खेली है और जो रिकॉर्ड कायम किया है बाबर आजम ने वो ये है कि इस 100 रन बनाने में बाबर आजम ने सिर्फ एक डॉट बॉल किया है, सिर्फ एक डॉट बॉल, जो कि उनके बल्ले से डॉट बॉल नहीं हुआ, उनको बाउंसर किया गया जो उन्होंने लेफ्ट कर दिया और वो डॉट बॉल कंसीडर हो गया। ठीक है, इसके अलावा बाबर आजम ने कोई डॉट बॉल नहीं किया। कल 192 के स्ट्राइक रेट से खेले, 6 चौके, 4 छक्के, इस तरह की परफॉर्मेंस जो है बाबर आजम ने दी और थ्रू आउट द टूर्नामेंट बाबर आजम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन उन पर तनकीद तो होनी है। अब इन दिनों हमने देखा, कल से रात से वही मोहम्मद हफीज़ का वो स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि फिर सिटी बजेगी, ये होगा और जो इश्तिहारी सुपरस्टार हैं वो आएंगे और परफॉर्म करेंगे कि आपका PSL प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए, आपका प्लेटफॉर्म होना चाहिए नेशनल टीम। वहाँ पर आप परफॉर्म नहीं करते। बहरहाल इस पर भी बात करते हैं कि आखिर वो क्या करे कि जनाब उस पर तनकीद ना हो। जहाँ पर तनकीद हो रही है वहाँ पर तारीफ़ें भी हो रही हैं, उनके नाकदीन भी उनकी तारीफ़ करें। कल की नॉक के बाद उनको तारीफ़ का जो है वो मौका उन्होंने दिया अपने नाकदीन को भी। तो इस तरह की परफॉर्मेंसेज अगर होती रहेंगी तो बाबर आजम जो है वो टॉक ऑफ द टाउन बने रहेंगे। साथ ही साथ एक दो और खबरें वो ये हैं कि 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया, उसमें भी बाबर आजम शामिल है। ये टेस्ट टीम जो है 2 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट बांग्लादेश पाकिस्तान ने खेलने, उन स्क्वाड का अनाउंस कर दिया। और अब कोचिंग स्टाफ में नए चेहरे सामने आ गए। सरफराज अहमद आ गए बीइंग हेड कोच। बैटिंग कोच की बात करें तो असद शफीक बैटिंग कोच के तौर पर पाकिस्तान नेशनल टीम के साथ होंगे और उमर गुल बॉलिंग कोच के तौर पर इस दौरे में आजमाए जाएंगे। ऑल्दो उमर गुल ने पहले भी ये जिम्मेदारियां सरंजाम दी हैं। अच्छा, अब इस सारी सूरत पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अहमद सईद साहब, साथ ही साथ में ज्वाइन करेंगे और आगे चल के नसीम राजपूत साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। आगाज़ कर लेते हैं अहमद सईद साहब। अहमद साहब, कल 2 मैच हुए, दोनों हाई स्कोरिंग मैच थे। 255 रन, ये टॉप स्कोरर तो हैं ही हैं पेशावर के बैटर्स। ये मजमुआ भी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इनका है। दूसरा हो गया जी 207 रन जो कि मुल्तान ने बनाए। कराची किंग उसके जवाब में 196 पर ढेर हो गई और पेशावर के जवाब में कोयटा की टीम सिर्फ और सिर्फ 137 रन बनाकर ही जो है वो उनकी छुट्टी हो गई है। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि रावलपिंडी जो है ना 7 मैचेस उन्होंने खेले, साथ ही साथ हार गए। अहमद सईद साहब, ओवर टू यू सर। जी देखें, इसमें जिन 2 मैचेस की आप बात करें उसमें ज़ाहिर टॉक ऑफ द टाउन तो वही मैच जिसमें बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की है और जाहिर है कि बाबर आजम जब सेंचुरी स्कोर करते हैं तो फिर इस किस्म की बात होती है कि बाबर आजम ने सब कुछ करके दिखा दिया है और बाबर के जो रिकॉर्ड्स हैं और बाबर के जो नंबर्स हैं इसको तो पहले भी हम डिनाई नहीं करते थे। ये तो एक अनडिनाइबल फैक्ट है कि बाबर आजम के 12,000 रन हैं और बाबर आजम की इतनी सेंचुरियाँ हैं और 4,000 उनके PSL में हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ एक स्टैट और भी है और वो ये है कि बाबर आजम ने PSL में उतने रन, इस अकेले PSL में उतने रन स्कोर किए जितने उन्हें पिछले 3 T20 आई फॉर्मेट के वर्ल्ड कप में नहीं किए। तो बात ये है कि जब आप ये बात करते हैं, हम अक्सर ये बात करते हैं कि बाबर आजम के ये रिकॉर्ड उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि वो इनको हाइप नहीं मिलेगी जब तक उनकी लेगेसी में ट्रॉफीज नहीं आएंगी। अच्छा, ये अगर PSL की ट्रॉफी जितवा दें आपको तो फिर कोई हौसला हो जाएगा? जी, मैं इस तरफ आने लगा था कि अगर वो इस PSL को जीतने में कामयाब हो जाते हैं बतौर कप्तान और ये भी उनकी अगर पोर्टफोलियो में आ जाए कि जो PSL जीते थे उसमें उनकी परफॉर्मेंस भी थी, क्योंकि माजी में इस तरह होता है कि बाबर आजम की परफॉर्मेंसेज होती थी लेकिन उनकी टीम नहीं जीतती थी तो फिर लोग ये कहते थे कि बाबर आजम की वजह से टीम का रन रेट जो है स्लो होता है। यही वो फैक्टर था जिसकी वजह से कराची किंग्स छोड़कर उन्होंने अपनी टीम भी शिफ्ट की थी। तो देखें, बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की, अच्छी बात है, ऐसा ही खेलना चाहिए बाबर आजम को। T20 फॉर्मेट का तकाजा भी ये है कि ऐसे खेलना चाहिए, लेकिन
आपने जहां पर बात अपनी एंड की है, असल बात वो है पाकिस्तान को की क्रिकेट टीम को अगर पीएसएल इंप्रूव नहीं कर पा रही, पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम से अगर पीएसएल के प्लेयर ट्रॉफीज नहीं ला रहे हैं, तो फिर हम इन नंबर्स का क्या करें, हम इन स्टैट्स का क्या करें। बाबर आजम बेशक 15 के बजाय 30 सेंचुरियां स्कोर कर लें, लेकिन अगर इसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को बूस्ट नहीं मिलता, पाकिस्तान की T20 क्रिकेट या जितने भी फॉर्मेट पाकिस्तान खेलता है टेस्ट और वनडे में, उनको अगर बूस्ट नहीं मिलता है तो इसका क्या फायदा है। इट इज़ द हाई टाइम, मैं ये समझता हूँ कि ये हाई टाइम है कि बाबर आजम को अब ये सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तान को सर्व करना है तो उनको पाकिस्तान को ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट के अंदर लंबा खेलना है, और वो लंबा खेलने के लिए भी ये जरूरी है कि वो पीएसएल में आकर परफॉर्म करें। अभी सिर्फ सेंचुरी नहीं थी, इस सेंचुरी में बाबर आजम का फ्लो नजर आया है। इस सेंचुरी ने एक बार फिर ये बताया है कि अगर बाबर आजम को उनके अंदाज में खेलने का मौका दिया जाए, और वो गैर जरूरी कोचिंग जो की जाती है, वो जो पीसीबी की तरफ से चीज़ें आती हैं कि बैट की स्पीड इतनी है और इस फलां शॉट जो है ये डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, बाबर आजम को उनकी नेचुरल गेम पर रहने दिया जाए तो वो परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर बाबर आजम अपनी नेचुरल गेम खेलते हुए पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट में सर्व नहीं कर सकते, कोचेस का अगर ये ख्याल है, तो फिर बाबर आजम को ही मूव ऑन करना चाहिए और उनको ही मूव ऑन करना चाहिए। फिर हर सेंचुरी के बाद ये बात नहीं होनी चाहिए कि देखें जी बाबर ने 100 कर दिया है, बाबर ने नाकदीन को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, बाबर ने फलां कर दिया, बाबर ने फलां कर दिया। ठीक है, सेंचुरी स्कोर किया बाबर ने पीएसएल में, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया बाबर ने, लेकिन अगर बाबर आपके T20 प्लान्स का हिस्सा नहीं है तो फिर बाबर को भी ये सोचना चाहिए, कोचेस को भी ये सोचना चाहिए कि हमें बाबर को फिर वो रूट दिखाना है जिस रूट पे वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फायदेमंद साबित होगा। अब इस रन करने का फायदा ये है कि बाबर का कॉन्फिडेंस आएगा, बाबर का कॉन्फिडेंस आएगा तो बाबर आजम को ओडीआई क्रिकेट में जो उनका फोर्टे है, जिसके लिए वो माहिर समझे जाते हैं, बाबर आजम ने आगे उसका वर्ल्ड कप खेलना है। तो अब मेरा ख्याल है कि इस सेंचुरी के अराउंड ये नैरेटिव बिल्ड करने के बजाय कि T20 टीम में उनकी वापसी होगी या नहीं होगी, हमें इस तरफ फोकस करना चाहिए कि बाबर आजम एक अच्छा एसेट है पाकिस्तान के लिए, वो अपने फ्लो में वापस आ रहा है, वो रन कर रहा है, उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो स्पिन को भी खेलना शुरू हो गया, उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट कल बहुत एक्सीलेंट थी, उसकी फिटनेस कल बहुत शानदार थी, और जो उसने टैक्टिकल जो उसने चीज़ें कल दिखाई हैं, खासतौर पर स्ट्राइक रोटेशन की अगर मैं बात करूं, अपने साथ वाले को साथ लेकर किस मौके पर हिटिंग करनी है, किस मौके पर स्ट्राइक रोटेट करना है, ये सारी चीज़ें बाबर आजम के लिए काम आएंगी ओडीआई क्रिकेट के अंदर भी। तो मुझे लगता है कि इस सेंचुरी के अराउंड ये नैरेटिव बिल्ड नहीं करना चाहिए कि बाबर आजम की T20 टीम में जगह है या नहीं है। मुझे ये लगता है कि हमारी टीम को अब मूव ऑन करना चाहिए बाबर आजम के बगैर T20 फॉर्मेट, मूव ऑन करना चाहिए। डेफिनेटली बाबर आजम को भी ये चीज़ खुद समझ लेनी चाहिए, और या शायद समझ गए हों। अच्छा, मीनवाइल मैंने एक स्टेटमेंट देखी, मोहम्मद वसीम साहब जो कि साबिक सेलेक्टर हैं, उन्होंने उन पर तनकीद की है कि कौन से ऐसे अरस्तू बैठे हुए, कौन से ऐसे दिमाग बैठे हुए कि बाबर, वो सोचते हैं कि बाबर अगर ओपन करते हैं T20 में तो वो स्टार्ट के ओवर्स ले जाते हैं, पावर प्ले ज़ाया कर देते हैं, और जिसकी वजह से नीचे आके प्रेशर आता है। तो इनको चौथे नंबर पर आना चाहिए, चौथे नंबर पर आके खेलेंगे तो इनके लिए ज़्यादा फायदा है। लेकिन वो फिर इस चीज़ का रेफरेंस देते हैं कि उन्होंने सारी ज़िंदगी जो इसमें परफॉर्मेंसेज दी हैं, और वो टॉप स्कोरर है पीएसएल के भी, और ओवरऑल अगर देखा जाए पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर T20 फॉर्मेट में, तो ये कौन से दिमाग हैं जो इसको सोचते हैं। तो आपको लगता है कि ये प्लेसिंग का मसला था जिसकी वजह से बाबर आजम T20 फॉर्मेट से बाहर होते हुए दिखाई दी, या फिर वो स्ट्राइक रेट वाली मसले चीज़ें चल रही थी कि वो प्रेशर उनके दिमाग में था कि मैंने अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना है, तो उसकी वजह से उनकी क्रिकेट तबाह होगी। देखें, ये जो होता है ना आउटसाइड नॉइज, फॉर एग्जांपल आप एक कोच लेकर आए हैं, उस कोच ने आकर कहा ये तुम्हारा स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, हालांकि उस कोच को यह नहीं पता कि जो हर टीम का अपना अपना एक मिजाज होता है, हर टीम के अपने अपने रिसोर्सेज होते हैं। पाकिस्तान इंग्लैंड की तरह क्रिकेट नहीं खेल सकता, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया की तरह की क्रिकेट नहीं खेल सकता, अच्छा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की तरह T20 क्रिकेट नहीं खेल सकता। पाकिस्तान को जब T20 खेलनी है तो पाकिस्तान को अपने रिसोर्सेज देखने हैं, पाकिस्तान को अपने रिसोर्सेज के मुताबिक गेम प्लान बनाना है, पाकिस्तान को अपना स्ट्रक्चर देखना है। तो ये जो एक तो ये बात है कि जो रबिश किस्म के आते हैं ना कंपैरिजन कि दुनिया कहाँ पहुंच गई है, भाई दुनिया जहां पहुंच गई है ना उसमें और बहुत सारे फैक्टर हैं। आपके यहाँ 3 डे क्रिकेट होती है? नहीं। उनके यहाँ स्कूल में 3 डे क्रिकेट होती है। आपके यहाँ ये जो आम बात करें ना, आपके यहाँ स्कूल कॉलेज में स्पोर्ट्स बेस्ड दाखिलों के ऊपर जो चीजें होती हैं उनका क्या सिस्टम है, कभी देखा है आपने वहां जाके? तो स्पोर्ट्स की जो डेवलपमेंट है ना, जो प्लेयर की ग्रोथ का जो सिस्टम है सारा, वो अगर आप देखें ना तो फिर कंपेयर करना वहां से शुरू करें। दूसरी बात यह है कि अगर आपने अपने रिसोर्सेज के मुताबिक टीम देखनी है ना, तो आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनमें से कोई भी बाबर आजम को रिप्लेस नहीं कर पाया। कोई भी एक ओपनर ऐसा नहीं आया सिवाय साहबजादा फरहान के। अभी साहबजादा फरहान और साइम की जोड़ी है ना, साइम अयूब भी सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर खेल रहा है कि लोगों का उसके बारे में यह ख्याल है कि वो टैलेंटेड है, उसके अंदर एक्सपोजर है, वो खेलते हुए बहुत अच्छा, मतलब उसको देख के अच्छा लगता है, खेलते हुए देख के, परफॉर्मेंस उसकी भी कोई नहीं है। साहबजादा फरहान के अलावा आपके पूरे सर्किट में कोई एक प्लेयर ऐसा नहीं आया जिसने बाबर आजम को रिप्लेस करने के लिए उतनी परफॉर्मेंस दी हो। इस डिबेट को आप छोड़ देंगे T20 की जगह है कि नहीं है। तो जब आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज में कोई उतना अच्छा प्लेयर नहीं है तो फिर बाबर आजम को ओपन कराने में क्या हर्ज है? अच्छा, एक और बात इसमें दिलचस्प बात यह है,
कि मतलब हमारे यहाँ अजीबो गरीब किस्म के वो अरस्तु जो आपने बैठे हैं लोग अजीबो गरीब किस्म के कंपेरिजन, अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें लेकर आते हैं। बाबर आजम गेम इस वजह से ख़राब हुई है कि बाबर की ओरिजिनल गेम से आपने उसको हटाया है। और ये आपने दुनिया में किसी भी प्लेयर के साथ, आप डिविलियर्स को अगर जाकर कहें ना कि तुम 11वें नंबर पर बैटिंग करो तो वो भी नहीं खेल पाएगा। आप दुनिया में किसी भी प्लेयर को उठा लें, आप उसकी और एक उसका ओरिजिनल गेम होता है ना, उस गेम से उसको हटाएंगे तो वो बेचारा नहीं परफॉर्म कर पाएगा। एक तो बाबर को उसकी पोजीशन से हटाया है, दूसरी बात यह है कि आपने बाबर आजम की जो शख्सियत है ना उसके ऊपर भी आपने बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी क्रिटिसिज्म की है कि जो नहीं बनती थी। बाबर आजम को जब कप्तान बनाया गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, तो मुझे ये बताएं कि कौन लोग थे जिन्होंने बाबर आजम को एक ब्रांड के तौर पर बना के जो है वो सामने खड़ा, उनको नहीं पता लग रहा था उस वक्त कि बाबर आजम की इतनी कैपेसिटी नहीं है, कुछ नहीं है कप्तानी की, क्योंकि तब सोचना भी मना था। सर बाबर आजम को सिर्फ इसलिए कप्तान बनाया गया था कि जो 3-4 लोग पीछे कंट्रोल कर रहे थे ना वो अपनी मर्जी की टीमें खिलाते रहे। हाँ, ये जरूर बाबर सवाल होना चाहिए कि 3-4 साल वो कप्तान रहा, उसने उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया। तो जब एक बंदे के अंदर 3 साल कप्तान रहने के बाद भी ये कैपेसिटी पैदा नहीं हुई कि वो सिस्टम के ऊपर सवाल उठा पाए, तो आपके ख्याल में अच्छा कप्तान है? बिल्कुल डेफिनेटली बाबर आजम एक कैप्टन मटेरियल नहीं थे, लेकिन उस सारे सागा के अंदर, उस सारे क्राइस के अंदर आपने बाबर आजम द बैटर को भी डिस्टर्ब किया है। उसका जो थॉट प्रोसेस था वो हिला है, उसका जो स्किल सेट था उससे आपने उसको हटाया है। अब मिसबाहुल हक जब आए हैं ज़ल्मी के डगआउट में, ये फर्क होता है क्रिकेटर के आने में और नॉन क्रिकेटर, वो जो आप माइक हेसन टाइप कोच ले आते हैं ना सारे, और ये जो उस दिन कराची किंग्स में एक साहब जो है वो खड़े होकर ये फैसला कर रहे थे कि कौन सा प्लेयर आएगा, अंदर जाएगा बाहर जाएगा, नॉन क्रिकेटर्स के आने से, नॉन क्रिकेटर्स का जो पीएसएल के फ्रेंचाइज के थ्रू बहुत ज्यादा इंपैक्ट है ना, उसका असर आपकी क्रिकेट के ऊपर है। मिसबाहुल हक को जब डगआउट में है तो उन्हें बाबर आजम को कहा है कि अपनी ओरिजिनल गेम खेलो। अब मुझे बताएं, कल बाबर आजम ने 52 गेंदें खेली हैं, आपने एक बात ये की है कि उन्हें कोई डॉट बॉल नहीं खेली, उसमें से छक्के और चौके सिर्फ 9 गेंदों पर लगे हुए, 10 गेंदों पे, तो बाकी 42 गेंदों में बाबर आजम ने स्ट्राइक रोटेट किया ना। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि छक्के चौके मारने गेम नहीं है, सिर्फ स्ट्राइक रोटेशन भी करनी चाहिए। उसके साथ साथ जो दूसरे एंड पे प्लेयर खेल रहा है उसको भी खेलने का मौका देना होता है। तो मैं ये समझता हूं कि बाबर आजम के पाकिस्तानी T20 टीम में जगह बने या ना बने, आप मुझे ये बताएं आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं जो उतनी परफॉर्मेंस दें आगे। बिल्कुल ठीक है जी, डिस्कशन में जारी, ब्रेक के बाद वापस आता था। ये स्ट्राइक रोटेशन की जो बात हो रही थी, तो बाबर पर ये भी एक तनकीद की जाती थी कि कोस्टल मेंडेस दूसरे एंड पर रन करें, जिसकी वजह से बाबर जो है उनको फेस से भी मिल रही है, उनकी टीम जीत रही है। अब तो उन्होंने भी अपने एंड पर भी लीडिंग, ही वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट लास्ट मैच, और बाकी मैचेस में भी हमने देखा है। इस पर बात करते हैं, एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के डबल हेडर जो कि कल खेला गया, आज आराम का दिन है। अब बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर हमने बात की है, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस बाबर आजम दे रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, हमने देखा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्हेंस की, अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव की है, अपने बैटिंग स्टाइल को, बैटिंग टेक्निक को, स्ट्राइक रेट को भी चले आप किसी हद तक आप कह सकते हैं कि उन्होंने बेहतर किया है। और ये गुज़श्ता मैच में उन्होंने करके दिखाया है, बताया है कि जनाब मेरे बल्ले से रन्स उगलना शुरू हो गए, मेरी फॉर्म वापस आ गई है। क्या इसको हम कह सकते हैं कि फॉर्म वापस आ गई? इसी पे बात करते हैं। इरफान जहीर साहब ने ज्वाइन कर लिया। जी हमजा, बिल्कुल हमजा आप सही कह रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल हम कर सकते हैं कि बाबर आजम के बल्ले से रन आ गए। बट वो 3-4 पॉइंट्स है जो मैं इस पे कहना चाहूंगा। नंबर 1 ये कि बाबर आजम को जब ये सारी दुनिया कहती रही, पूरा पाकिस्तान कहता रहा कि आपने अब जो मॉडर्न डे क्रिकेट है इस इंटेंट के साथ खेलनी है, तो बाबर आजम ने 3 या 4 साल क्यों लगाए इस इंटेंट पे आने के लिए। नंबर 2 ये जो सबसे पर्टिनेंट बात है कि बाबर आजम का इंटरनेशनल लेवल पे जो नंबर है वो हम देख रहे हैं कि पहले 3 किया गया और फिर बाद में 4 भी हुआ। तो क्या ये अब ये इनकी और पीसीबी की कोई आपस में कोहेरेंस है, इस चीज के ऊपर अलाइन है कि बाबर आजम इंटरनेशनल पे क्या रहेगा। तीसरा क्वेश्चन इस पे ये आता है फर्दर मोर कि क्या बाबर आजम जो एक अप्रोच के साथ अभी पीएसएल में खेल रहे हैं, क्या उसको वो ट्रांसलेट कर पाएंगे इंटरनेशनल के अंदर, क्योंकि पीएसएल के अंदर तो हमने हमेशा देखा कि बाबर टॉप रन गेटर की लिस्ट में होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी आती है, बट इंटरनेशनल के अंदर वो लैग करते हुए नजर आती है। बट नेवरदलेस बहुत शानदार इनिंग्स, और ये चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि उन्होंने एक डॉट बॉल खेली पूरी इनिंग्स के अंदर। ये मेरा ख्याल है इसका सबसे बड़ा फीचर था कि बाबर अब इस अप्रोच के साथ आया। जब हमने रिजवान, सऊद शकील, सलमान अली आगा पे क्रिटिसाइज किया कि जो रिक्वायरमेंट है मॉडर्न डे क्रिकेट की या T20 की उसको मीट नहीं कर पा रहे, तो बाबर ने चलिए एटलीस्ट कोशिश की, अल्लाह ने उसको कामयाबी भी दी। बट पूरा पाकिस्तान अब यही चाहता है कि बाबर के ऊपर जो ड्यू है कि पाकिस्तान के लिए कोई टाइटल जीते, कोई विक्ट्रीज में ऐसा रोल प्ले करे, जिस तरह भी ये 3-4 मैचेस में उन्होंने कुछ इंटेंट शो की है। तो शायद हम ओबियसली हम सब उनको सपोर्ट करेंगे, हम चाहेंगे, हम उनको बैक करेंगे, क्योंकि बाबर की स्किल लेवल के ऊपर तो किसी को डाउट नहीं था। जो इंटेंट का मसला था ये सबसे बड़ा एक पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये कुछ 4-5 चीजें हैं जिसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। और जिस तरह
साथ अगर पैरेलल रिजवान के केस को भी डिस्कस करें तो रिजवान ने देखे ना कि उनकी टीम उनकी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से उनकी टीम नीचे गई और वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए नजर आए जी मैंने यंगस्टर को चांस दिया लेके चला। रिजवान से पूछा जाए अब्दुल्ला फजल को तो आपने ओपन करवाई नहीं है। यासर को 3 पे लेके गए और उन्होंने कहा कि यासर को मैंने स्विंग से बचाने के लिए नंबर 3 पे लेके गया। तो ये फिर रिजवान की जो बातें थी और जो उन्होंने बात कहा उसका और उनके जो एक्शन थे बड़ा ज्यादा डिफरेंस था। तो ये मेरा ख्याल है कि एज ए कैप्टन आपने खुद भी परफॉर्म करना होता है, पूरी टीम को भी लेके चलना होता है। और ये मेरा ख्याल है कि दिस इज द हाई टाइम कि अब जो भी प्लेयर हमारा खासतौर पे सीनियर की मैं बात कर रहा हूँ वो समझता है कि मेरी अभी क्रिकेट बाकी है और मैं टीम के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो उसको चाहिए कि अब वो मॉडर्न डे क्रिकेट की जो डिमांड है, जैसे मैं अगर एक और नाम लेना चाहूँ तो शान मसूद मेरे लिए सबसे ज्यादा इंप्रेसिव रहे हैं कि वो हर मैच के अंदर आप उनकी अगर इंटेंट देखते हैं, उनका इम्पैक्ट देखते हैं उस इनिंग्स के अंदर, वो इंटायरली डिफरेंट है। अगर आप उसे एज कंपेरिजन विद द रेस्ट ऑफ द सीनियर प्लेयर तो वो ज्यादा आपको डिफरेंस नजर आएगा। और आप इवन उनको इस कंटेंशन में भी सोच सकते हैं कि जो उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे में खेलना है नमीबिया में, उधर बाउंसी ट्रैक होंगे और वो जो पुल और हुक वाला मसला है हमारे बैटर्स का पेस को खेलने का, उसमें भी शान मसूद एक अच्छी अप्रोच रख सकते हैं। बट एनीवेज ये अच्छा साइन है जी बाबर का रन आना, क्योंकि पाकिस्तानी जो 2-3 साल से बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम की रही है उसमें एक बहुत बड़ा फीचर ये जरूर आप कह सकते हैं कि कोई भी रन नहीं कर रहा था और खासतौर पे जो पाकिस्तानी टीम के ऊपर रिलायंस थी बाबर आजम का इनके ऊपर बैंक करना बहुत ज्यादा था। तो जब बाबर के रन नहीं आते तो पूरी पाकिस्तानी टीम भी फिर उसी तरह ही आपको रिफ्लेक्शन नजर आता है। तो ये खुशाइन साइन है हमजा, और मेरा ख्याल है कि हम सब अब दुआ करते हैं, विश करते हैं कि ये बाबर इंटरनेशनल में या जो भी इनका जो एक कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं और जरा डिफरेंट करने की कोशिश की है, इसी पे वो कायम रहे। अहमद सईद अभी इरफान भी ने नाम लिया है, हमारे आगा जी किधर हैं यार, वो नहीं कहीं नजर आ रहे। T20 के कप्तान हैं, वो बिल्कुल ही एक उनको साइडलाइन करा दिया गया है या उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा जिसकी वजह से वो लाइमलाइट में नहीं आ रहा है। ये सीन क्या है उनका? देखिए सीन ये है कि आगा जी का जितना काम देना था वो ले लिया गया। अच्छा, अब जाहिर है कि नया दौर शुरू होगा। इस तरह थोड़े अरसे बाद नया दौर शुरू होता है, PSL 11 शुरू हो गई है तो फिर नया दौर शुरू हुआ क्रिकेट का। तो नया दौर शुरू होगा तो फिर जाहिर है कि नए दौर में नए कप्तान नए चेहरे आपको सामने नजर आएंगे। तो आगा जी का जितना अभी भी उसी अपने स्टेटमेंट पे कायम है कि नया देखें आगा जी का जितना टाइम तय किया गया था, जितना फिक्स किया गया था टाइम, वो टाइम वो गुजार चुके हैं। अब आगा जी बेशक सेंचुरी स्कोर करें, बेशक 5 आउट करें, लेकिन चूंकि उनका नाम शादाब खान नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कि अब उनका सफर जो है वो T20 में खत्म हो गया। जिस तरह हम बाबर के साथ बात कर रहे थे उस तरह मेरा ख्याल है आगा सलमान साहब को भी ये तय कर लेना चाहिए कि उन्हें अब T20 से निकलकर ODI और टेस्ट में पाकिस्तानी क्रिकेट को सर्व करना है। जवानी में ये डिसाइड कर लें अब कि T20 से निकलना पड़ेगा। देखिए उनका जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो भी मुझे लगता है कि यही है, और वो जिस तरह से पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं अपने फुल पोटेंशियल पे जाके ODI और टेस्ट के अंदर, तो ये प्लेयर को खुद डिसाइड करना होता है किसी एक टाइम के ऊपर आके, और इट इज़ द राइट टाइम मेरा ख्याल है बाबर के लिए भी और सलमान आगा के लिए भी कि इन दोनों प्लेयर्स को डिसाइड करना चाहिए कि अगर वो लंबा खेलना चाहते हैं और पाकिस्तान को सर्व करने की प्रायोरिटी बनाकर खेलना चाहते हैं तो उन्हें ODI और टेस्ट क्रिकेट तक अपने आप को लिमिट कर लेना चाहिए। PSL खेलें, अच्छी बात है, एक अच्छा टूर्नामेंट है, उसमें आए इन्वॉल्व हों, जो इसके सारे फ़वाइद और समरात हैं वो समेटें, और उसके बाद जो है वो अब चूँकि अगला वर्ल्ड कप भी हमने 2027 का 50 ओवर खेलना है तो मुझे लगता है कि अभी से उसकी तैयारी शुरू होगी तो बात चलेगा। वैसे हम हर दफ़ा ये कहते हैं कि 6 महीने पहले हमने टूर्नामेंट शुरू कर दिया है, लेकिन खेलते फिर हर दफ़ा हम T20 आई हैं। तो मुझे लगता है कि ज़रा T20 सेंट्रिक अप्रोच से निकलकर अब पाकिस्तान क्रिकेट को एज ए होल और इन प्लेयर्स को भी अपने आप को ये बावर करवाना होगा अपने जहन में कि इनको पाकिस्तान के लिए अब ODI के लिए तैयारी करनी है। इरफान भाई, अभी आपने आगा की बात की है तो आगा तो है वो कराची जाके बिल्कुल मुरझा से गए। इस्लामाबाद होते फिर भी उनकी कुछ सांसें बहाल थी, लेकिन कराची में जाते ही उनको कहीं पीछे छोड़ दिया गया और परफॉर्मेंसेस भी नहीं आ रही उनसे। इसकी क्या रीजन हो सकती है? हमजा, ऑन द लाइटर नोट, लाहौर में कौन से टार्जन थे वो? नहीं, इस्लामाबाद जाके फिर भी कोई उन्होंने होश पकड़ी थी। जो बिल्कुल ऐसे ही। देखिए उसमें कई फैक्टर्स हैं जिसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा जब हम प्लेयरों की बात कर रहे हैं। सीनियर का देखिए 2-3 प्रॉब्लम है। एक तो मैं हमजा इन पे मेरा जो सबसे ज्यादा गिला रहा है हमारे सीनियर प्लेयरों के साथ वो यही था कि इनकी इंटेंट के ऊपर हम बात करते आए। दूसरा हमें ये भी बहुत ज्यादा नजर आया कि इन्होंने सिस्टम में बच्चों को भी डेवलप नहीं किया, ये जिससे मेरा बहुत ज्यादा इन तमाम हमारे सीनियर जो है और जितने भी कैप्टन बने हैं ये रहा है। और फिर कुदरत का निजाम भी आता है ना, जब आप बच्चों की जगह पे अपनी जगह पे डोमिनेंस रखते हैं और उनको आगे नहीं आने देते। जैसा शकील की मैंने शायद लास्ट शो में आपकी बात की थी, वो किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, रिजवान कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आगा की कैसी परफॉर्मेंस है। नंबर नहीं छोड़ना, ओपनिंग स्लॉट है तो नहीं छोड़ना, 3 है तो नहीं छोड़ना। तो ये अब इस तरह की चीजें करेंगे तो कुदरत का निजाम भी तो आप पे कहीं ना कहीं आएगा है ना जी। वो हर दफा तो नहीं आपके फ्लूक लगेंगे और आप कहेंगे जी मैं रन भी सबसे ज्यादा मेरे ही हों,
और मैं ही नजर आऊं हर जगह पे आपको। तो ये मेरा ख्याल है वो भी एक अलमिया। और दूसरी अच्छी चीज पहली दफा ये हो रहा है इस PSL में कि आपको वो यंगस्टर नजर आ रहे हैं जो पिछले कई सालों से हमें परफॉर्मेंस देते हुए नजर नहीं आ रहे थे। एकदम से 4-5 नाम सामने आ गया। समीर मनास है, माज सदाकत है, अरफात मनास, उन्हीं के भाई शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। शामिल ने भी शुरू में अच्छी बारी ली, अब्दुल्ला फजल का टैलेंट नजर आ रहा है। तो ये बहुत बहुत कम हुआ है कि आपको 5-6 प्लेयर, हाँ जी ये बच्चे मौजूद है। फरहान यूसुफ का नाम मैं मिस कर रहा हूँ। फरहान यूसुफ की परफॉर्मेंस आपके सामने है, तगड़ा फील्डर है और बैटिंग भी शानदार करता है मिडिल ऑर्डर में आके। तो अब बच्चे हैं, ये अब ये कहना, ये जस्टिफिकेशन निकालना कि जी यही चेहरे हैं, आप इसके अलावा कुछ नहीं है। इवन आप अगर IPL को भी देख रहे होंगे तो IPL में भी देखें तो जितने लड़कों ने वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया कोई भी नहीं कर रहा उधर चले, लेकिन उनके पास मार्जिन बहुत ज्यादा है कि उन्होंने इंडिया को बहुत विक्ट्री दिलवा दी है। वो नहीं भी करेंगे तो उनके साल डेढ़ मेरा ख्याल है अवाम नाराज नहीं होगी। हमारा तो उल्टा गिला था ना कि ना इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस, ना इवन डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस, डोमेस्टिक तो खैर खेलनी नहीं, ना PSL में परफॉर्मेंस, और कहना कि मुझे ही रखना है और कहते हैं कोई बात नहीं फैंस राजी हो जाएंगे, मसला कोई नहीं है। तो ये आप पाकिस्तान की टीम है भाई, किसी के घर की या मोहल्ले की टीम तो है नहीं है। तो आगा ने जो बात की है 2 दिन पहले कि मैं T20 पे फोकस करूंगा, ODI पे करूंगा, मेरा ख्याल है कि ये इसके अंदर मैसेज भी है जो शायद उनको बोर्ड की तरफ से मिला है कि भाईजान बस कर दो और यही करो जो तनु करने की जरूरत है कि आप लंबा फॉर्मेट खेलें, इसमें जान छोड़ दें आप। और ये मेरा ख्याल है उनके लिए ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान के लिए तो हम बात कर रहे हैं ना जी, जरूरी है उनके कैरियर के लिए और ये उनकी लंबे कैरियर के लिए बहुत जरूरी है कि वो फॉर्मेट पकड़े जिसमें वो हासिल कर सकते हैं। इसकी बहुत ज्यादा एग्जांपल है। अभी इस टाइम राइट नाउ दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर जो रूट है, स्टीवन स्मिथ है, क्या वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं? आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, विराट कोहली ने पूरे 15 साल के जो 1.5 ईयर का डेकेड है, 15 ईयर का जो स्पैन है, सबसे ज्यादा कामयाबियां हासिल की है। क्या वो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है? एक खेल रहा है जी वो। इसमें कोई नाराजगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये सेट है ना जी, मैं ड्रॉप हो गया या मैंने छोड़ दी तो क़यामत आ जाएगी, ना क़यामत आनी है ना क्रिकेट रुकनी है आप। लेकिन पाकिस्तान ये कंट्री को पहले प्रायोरिटी रखती। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि ये जो हमारे सिलेक्टर्स हैं या स्टेक होल्डर हैं जो हेल्म ऑफ अफेयर में बैठे हैं, इनकी ये रियलाइजेशन है, ये बड़े नामों के डर से निकले। ये कि इन्होंने अपने ऊपर एक सवार किया हुआ है, वो ऐसे कर दिया तो कैसे होगा, ये निकला गया। तो ये हमजा मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं अपना जो 8-10 साल का ये जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है बता रहा हूँ। ये जितने हमारे इस ओहदे पे लोग आते हैं ना, ये मीडिया को फॉलो करते हैं, ये पॉपुलर डिसीजन पे चलते हैं। इवन आपके चेयरमैन ये काम करते हैं। अच्छा जी इसको कप्तान बनाना है, अच्छा फॉलोइंग किसकी ज्यादा है, अच्छा इसकी फॉलोइंग ज्यादा है, चले इसको बना देते। बाबर कैसे बन गया था दोबारा कप्तान 2024 के वर्ल्ड कप से पहले? सवाल ही नहीं पैदा होता। बताया गया चेयरमैन साहब को जी बड़ी व्यूअरशिप पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ये फेमस है, इसी को बनाए, सारे अवाम आपको बल्ले बल्ले करेगी, तो बना दिया गया। ये कुछ खास रियलिटीज है जिसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। तो अब आपने आगे बढ़ना है, पास को बोलना पड़ेगा, सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे, अपने आप को इस चीज से बाहर लेके आना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लिए जो चीज मैयर, जो स्टेप्स लेने हैं वो ले। मिसाल के तौर पे सिलेक्शन का क्राइटेरिया आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहे हैं, यही प्लेयर जो PSL के थ्रू आए हैं टीमों में, ये कह रहे हैं PSL नहीं होना चाहिए डोमेस्टिक। तो करना किसने है? मानते सारे हैं, करनी किसी ने नहीं। तो आप भाईजन पहले तो आप करें डोमेस्टिक, फिर अच्छा डोमेस्टिक को किया तो फिर 7 मई को क्यों नहीं सिलेक्ट किया जिसने 1300 प्लस रन बनाए डोमेस्टिक में? किस तरह गाजी गोरी आ गया? अच्छा 1-2 मैचेस के ऊपर आप हुरैरा को कैसे बाहर कर सकते हैं? फिर आपने अगर करना था सिलेक्ट तो जान वैसा है तो हुरैरा को 4-6 मैच देते तो सही। आसिफ अफरीदी को 39 साल की एज में आपने डेब्यू करा दिया, वो 6 आउट करता है, डिसेंट परफॉर्मेंस देता है, आपने उसको फिर दोबारा ड्रॉप कर दिया। तो कोई तो अपनी आप क्राइटेरिया, कोई जस्टिफिकेशन को प्लान रखें। और हवा में आप तीर चलाई जा रहे हैं, ठीक है चल गया लग गया, ठीक है नहीं लगा ना लगा। ये दुनिया में ऐसे कोई होता है कि आप हर सीरीज के अंदर हर टूर के ऊपर 6-6, 7-7 चेंजिंग करते हैं? जब हम चेंजिंग की बात करते हैं कि बच्चों को लंबा रन दे जितना आपने सीनियर को दिया है, आप 1-1, 2-2 मैचेस के बाद बाहर कर देते हैं। तो अब ये मजाक किसके साथ कर रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे मेरा ख्याल है कोई, अगर हम ये जर्नलिस्ट लोग इतनी सेंस रखते हैं तो अच्छा, मैं तो बार-बार कहता हूं आप कर रहे हैं बड़े लोग होंगे। इसमें ज़ाहिर है एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पाकिस्तान जो अगला वर्ल्ड कप खेलने वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है ना, और 50 ओवर के हमारे कप्तान जो है वो शाहीन शाह अफरीदी हैं। तो शाहीन अफरीदी की अपनी कौन सी परफॉर्मेंस है कि उनको जो है वो हमने कप्तान रखा हुआ है और वो हर पाकिस्तान की टीम में उनका भी हिस्सा बन जाता है? अच्छा